खबर मिल रही है, जहां दवा दुकानों में छापेमारी से हड़कंप मच गई। अवैध व्यवसायियों में अफरा तफरी मची रही। भौरा मोहल्ले में एसडीओ के नेतृत्व में रेड की गई है। डीएसपी डीआई की टीम ने छापा मारा है। नशीली दवा, नशीला सिरप की शिकायत की गई थी। बिना लाइसेंस संचालित दुकान सील किया गया है और भारी मात्रा में नशीली दवा भी बरामद की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर को कुछ इनपुट मिला था कि यहाँ पे गैर लाइसेंसी दवा दुकान संचालित है और कुछ नार्कोटिक्स ड्रग्स का भी कोडिंग युक्त सिरप का बिक्री हो रहा है। तो उसी के क्रम में हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा बताया गया एसडीपीओ सदर साहब के साथ टीम बना के आज एक औचक निरीक्षण किए यहाँ निरीक्षण के क्रम में अभी सबसे पहले जो पाया गया था ये दुकान का लाइसेंस नहीं है, गैर लाइसेंसी। बिहार के लाल और अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य, अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर वैभव सूर्यवंशी क्या 17 फरवरी से शुरू होने वाले सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में शामिल होंगे? सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का एडमिट कार्ड सीबीएसई बोर्ड की ओर से जारी किया गया है और वो एडमिट कार्ड न्यूज 18 के पास भी मौजूद है। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड के एक निजी विद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं और इस विद्यालय से 10वीं का फॉर्म भी भरा गया था। एग्जाम सेंटर पर खबर की पुष्टि के लिए जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि ये स्कूल के साथ पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। हालांकि प्रिंसिपल ने वैभव को स्पेशल ट्रीटमेंट से इनकार किया। क्रिकेट के पिच पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने वाले वैभव पढ़ाई और एग्जाम के पिच पर कैसे परीक्षा देते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी है। हालांकि वैभव सूर्यवंशी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 17 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और इस परीक्षा में अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी भी शामिल होने वाले हैं और मैं जहां खड़ा हूं इसी केंद्र पर उनकी परीक्षा आयोजित होगी। और कैसे तैयारी है, कितने बच्चे भाग लेंगे, खासकर वैभव को लेकर क्या चर्चाएं हैं, ये हम जानना चाहेंगे। यहाँ के प्रिंसिपल है हमारे साथ। जैसे कि आपने बताया, वैभव सूर्यवंशी का यहाँ पे सेंटर पड़ा है क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन का। ये हमारे लिए ही नहीं, ये मतलब मुझे लगता है कि पूरे समस्तीपुर के लिए गौरव की बात है। जहाँ तक रही एक स्टूडेंट के तौर पे एग्ज़ाम देने के लिए जो बच्चों के लिए फैसिलिटी होती है वो बिल्कुल सारे बच्चों के लिए समान है। सारे बच्चों को हम एक जैसा ट्रीट करते हैं। और जहाँ तक रही वैभव सूर्यवंशी की बात, जो सिक्योरिटी सेफ्टी की बात है वो प्रशासन देखेगी। स्कूल के अंदर उनका पूरी तरह से स्वागत है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं सारे बच्चों को एग्ज़ाम लेने के लिए। उसमें किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी का जहां तक सवाल है, एक स्टूडेंट की तरह से उनका पूरी तरह से स्वागत है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वैभव यहाँ परीक्षा देने आएंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली? बिल्कुल, हमारे पास एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड में वैभव सूर्यवंशी का नाम है उसमें। और उसके बाकी अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो जानकारी मैं यहाँ साझा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं। लेकिन एक वैभव सूर्यवंशी के नाम से हमारे पास एडमिट कार्ड है जो कि हमने चेक किया हुआ है। कितने बच्चे यहाँ पे परीक्षा में शामिल? सर देखिए, हमारे यहाँ क्लास 10 और 12 दोनों की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं सीबीएसई के द्वारा। हमारा सेंटर है और दोनों मिलाकर के 900 से ऊपर बच्चों का हमारा सेंटर है। 900 से अधिक बच्चे परीक्षा में यहाँ पर भाग लेंगे, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी है। हालांकि परीक्षा में वो शामिल होंगे या नहीं, यह एक अपने आप में सवाल है, लेकिन इसी परीक्षा केंद्र पर वैभव का परीक्षा होना है ये पूरी तरह से तय है और इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इस बीच खबर भागलपुर से सामने आ रही है, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। शाहकुंड बाजार में जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान अवैध तरीके से सड़क किनारे 12 से ज्यादा दुकान और मकान पर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सभी दुकानदार और मकान मालिक को नोटिस भेजकर अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बहुत अच्छी प्रगति उसमें देखने को नहीं मिली, तो हमें ये स्टेप लेना पड़ा है कि जो इंक्रोचमेंट किया हुआ है लोगों ने, तो उसको हटाने के लिए आज हमने प्रयास किया है।
ये अभियान कल नहीं रहेगा, परसों के लिए हमने दोबारा चिट्ठी लिखा है और परसों फिर से फोर्सेज आएंगी और परसों फिर से हम ये अभियान को जारी रखेंगे। और अब बात करते हैं बिहार विधान परिषद की, जहां पिछले दिन से जारी सियासी तूफान आज थम गया। आज विधान परिषद में बिना किसी शोर शराबे के शांतिपूर्ण माहौल में सवाल जवाब हुआ, जिस पर सदन के सदस्य भी काफी सुकून में दिखे। इसी दौरान जब आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह कुछ बोलना चाहे तो सभापति ने मजाकिया अंदाज में उन्हें कोई नया बखेड़ा नहीं करने की हिदायत दी, जिसके बाद कुछ देर तक हंसी मजाक का भी दौर चला। चाहते हैं महोदय, कुछ पेट्रोल मत डालिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मंत्री जी का प्रयास सही में बहुत ही सराहनीय है और जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम सोच रहे हैं कि जरूर एक फलाफल सही जगह पर पहुंचेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा तो मौसम बदलेगा। इनको भी मौसम बदलने की सूचना दीजिएगा। नहीं है। हाँ, हमको कहना है कि लगता है कि सुनील भाई आज भगवान बुद्ध का दर्शन करके आए हैं। बड़ी शांति है हुजूर। विधान परिषद में आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मुद्दा उठा, जिसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर मंत्री विजय सिन्हा के प्रयासों की तारीफ हुई, जिस पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने भी विजय सिन्हा के काम की तारीफ की और कहा कि मंत्री जी का प्रयास काफी सराहनीय है, लेकिन राज्य के 534 प्रखंड में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कह दे कि बिना रिश्वत के दाखिल खारिज या परिमार्जन हुआ है, जिस पर विजय सिन्हा ने भी सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। 534 पूरे प्रखंड में सर एक भी व्यक्ति कोई बता दे कि उसका परिमार्जन दाखिल खारिज बगैर रिश्वत का हुआ हो, आज भी नहीं सर। यह सच्चाई है और ये सबको भले ही करवा हो पीना चाहिए। मंत्री जी का प्रयास सही है, इनके प्रधान सचिव का प्रयास सही है महोदय, लेकिन इसके बाद भी 534 प्रखंड की मैं बात करता हूं महोदय, किसी भी प्रखंड में कोई भी पदाधिकारी बगैर रिश्वत लिए हुए कभी किसी का काम निष्पादन किया हो महोदय, यह संभव नहीं है। इसमें भी मंत्री जी को हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से आपका ठोस कदम चल रहा है, इस पे आगे आप क्या निर्णय लीजिएगा, यह भी हम लोग जानना चाहते हैं महोदय। महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है हम सब की चिंता है और इस सदन की चिंता है। बिहार के साथ जो भी प्रेम लगाव और सम्मान की बात सोचते हैं उनकी चिंता है। मौसम बदलता है तो लोग वस्त्र भी बदल लेते हैं महोदय, और माननीय सदस्य अनुभवी हैं, ये जानते हैं कि मौसम बदला है तो लोग वस्त्र भी बदलेंगे और वो वस्त्र के हिसाब से काम भी करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा, आप सबका स्नेह आशीर्वाद मिलेगा तो मौसम बदलेगा। बड़ी खबर किशनगंज से है, जहां व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है, साथ ही परिसर को खाली कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किशनगंज से, जहां व्यवहार न्यायालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है, साथ ही परिसर को खाली भी कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए लगातार एक के बाद एक धमकी बिहार के अलग अलग कोर्ट को मिल रही है। किशनगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां व्यवहार न्यायालय में ये धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली है, पुलिस की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परिसर से लोगों को हटाया भी जा रहा है और कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियात पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा दिया है। अभी ऐसा है, कोर्ट में कुछ एक मेल आया है जिसके आधार पर हम लोग ये जांच कर रहे हैं, जो यहाँ के सुरक्षा में कुछ कामयाब न रह जाए। उड़ाने की धमकी भी दी गई है, तो उसी की तहकीकात करने के लिए हम लोग आए हैं और सारा कोर्ट कैंपस की तलाशी ले रहे हैं। कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर मिलता है तो उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे।
और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरीके से ये धमकी दी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि अभी बिहार के अलग अलग जिले के जो कोर्ट हैं वो निशाने पर हैं। देखिए, किशनगंज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये पटना की तस्वीर है। पटना सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। यहां भी हड़कंप मच गया क्योंकि धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा दिया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी भागलपुर, औरंगाबाद और पटना सिविल कोर्ट को धमकी मिली थी। बढ़ते आगे, बॉलीवुड के पॉपुलर प्लेबैक सिंगर उदित नारायण एक बार फिर से विवादों में फंस चुके हैं। इस बार सिंगर की पर्सनल लाइफ को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने उदित नारायण के खिलाफ सुपौल के महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुश्किल में मशहूर गायक उदित नारायण, पहली पत्नी ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा। बिना परमिशन गर्भाशय निकलवाने का आरोप। हमको सम्मान मिलना चाहिए, मेरे साथ जो हुआ है अभी तक छल। बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने उन पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 1996 में इलाज के बहाने दिल्ली ले गए, जहां उन्हें बिना बताए उनका गर्भाशय निकलवा दिया गया। उस दौरान उनकी दूसरी पत्नी दीपा नारायण झा और भाई संजय कुमार झा भी मौजूद थे। रंजना नारायण जी बीमार रहने लगी तो इलाज के क्रम में उन्हें पता चला कि उनके साथ उदित जी ने बहुत बुरा किया है। इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि पूर्व में इनका यूटेरस निकाला जा चुका है। रंजना ने सुपौल के महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उनको गर्भाशय निकाले जाने की जानकारी तब मिली जब वो किसी और बीमारी का इलाज कराने अस्पताल पहुंची थी, जहां उन्हें ये दिल दहला देने वाली जानकारी मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया था, जिससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी है। वही लेके आए हैं जो हमको सम्मान मिलना चाहिए, मेरे साथ जो हुआ है अभी तक छल, उसको भी लेके आए हैं। देखिए, जब न्याय मिलेगा तब बात करेंगे। रंजना ने उदित नारायण पर उत्पीड़न करने और वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो हमेशा से सिर्फ पत्नी का दर्जा और सम्मान मांग रही हैं। जब भी वो पुलिस या महिला आयोग के पास जाती हैं, तब उदित नारायण आकर समझौता कर देते हैं और उचित मान सम्मान देने का वादा कर मामला रफा दफा कर देते हैं और फिर से उनका व्यवहार वैसा ही हो जाता है। महिला आयोग में जब गए थे तब ये से वो बोल रहे हैं कि आज ले जाएंगे, पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब लिखित दिए कि मेरी पत्नी हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे, तो आज तक तो वही छल करते हैं। आते हैं गाँव, फिर वही वादा, फिर वही करते हैं। आजकल हम बीमार रहने लगे हैं, इसीलिए हमको पता नहीं, ज़रूरत है उनका, लेकिन वो न कुछ बोल रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। आए थे गाँव, कमिटमेंट करके फिर चले गए। रंजना झा इन दिनों बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें न्याय के लिए थाने तक का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। सुपौल से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार के आयुष चिकित्सक एक बार फिर सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर राज्य व्यवस्था समिति का घेराव करने पहुंचे और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि आधे से अधिक खाली पड़े पदों पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो, क्योंकि 2600 से अधिक पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन 1300 पद भी नहीं भरे गए। प्रदर्शन की सूचना पर राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी अमित कुमार ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की और शाम 6 बजे वार्ता का भरोसा दिया। सेकंड मेरिट लिस्ट की मांग को लेकर एक बार फिर से आयुष डॉक्टर स्वास्थ्य भवन पहुंच गए हैं और यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द ही सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि रिजल्ट को लेकर ये लोग लगातार गर्दनीबाग में भी प्रोटेस्ट किए थे। क्या डिमांड है आप लोगों की? सर, ये आरबीएस के मेन स्ट्रीम एनएचएम की बहाली 5-25 जो है 2025 दिसंबर में आया था और इसमें 2619 पदों के लिए बहाली आई थी, ठीक है, जिसमें 1336 पदें रिक्त रह गई और जो बाकी जो सीटें भरी गई है वो आयुष चिकित्सक बाहर के हैं, लगभग बाहर के चिकित्सक हैं और बिहार के चिकित्सक लगभग
ऐसे ही रह गए बिना ज्वाइनिंग के। कितनी सीटों पर अभी जो है बहाली हुई है और कितनी सीटें खाली है? जी, इसमें जो है आपका 1336 सीटें खाली है और 1200 समथिंग ज्वाइनिंग हुआ है। उसी सीट पर चाह रहे हैं आप लोग? हाँ, 1336 सीट पे हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से शॉर्ट लिस्ट आए, जबकि मतलब 40% लगभग ही सीट भरा गया है। और जितने भी सीट खाली हैं सब कैटेगरी EWS का, OBC का, EBC का, ST SC का लगभग 85% सीट खाली रह गया। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग गए? जी, हम लोग तो स्वास्थ्य विभाग गए, मंत्री जी से मिले, संबंधित मंत्रालय में मिले, बहुत जगह गए, लेकिन कोई रुझान किसी से भी कुछ भी नहीं आ रहा है। ईडी नए आए हैं, क्या लग रहा है कि समझने में समय लग रहा है कि या फिर पुरानी बहाली इसको लेकर वो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो लगातार विभाग का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन विभाग अभी तक कोई क्लियर ये नहीं दे रहा है हम लोग को, कुछ बताया नहीं। ईडी साहब से भी हम लोग बहुत बार मिले हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर उन लोगों का अपडेट नहीं आ रहा है। कहना है सर कि जैसे जिसका 13 साल के बाद बहाली आया, मैक्सिमम लोग को देखिए सर एज इसके बाद खत्म हो जाएगा, 40 वर्ष भर नहीं पाएगा सर, उसके लिए ये चांस विज्ञापन है बहुत लोग। यस सर, आखिरी विज्ञापन है। हमारा कहना है सर कि आखिरी विज्ञापन में जो सीट इतना साल के बाद बहाली आई है और खाली का खाली रह जाएगा सर। देख रहे हैं कि कितना खाली सीट रह गया। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं सर कि जो सीट खाली है 26-19 पदों में मात्र 1200 का ही हुआ बहाली, डिजर्व करते हैं बिल्कुल उसको सर। और इसके पहले सर हुआ है कि जो कटअप घटाते हुए लिया गया है सर। राष्ट्र स्वास्थ्य समिति कार्यालय में लगातार फरियाद कर रहे हैं। हालांकि ईडी अमित कुमार ने भरोसा दिया है शाम 6 बजे वार्ता करेंगे। देखना होगा कि आखिर वार्ता के बाद समस्या का समाधान होता है, क्या ये लोग बहाल हो पाते हैं और खाली सीटें भर पाती है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।